माइक लगाओ। अब रुको, ले और दे। अब बोलो बोलो। आवाज़ नहीं आ रही, बंद देखा देखो। क्या मैं अपने देखो। हेलो, आवाज़ आ रही? हाँ, आवाज़ आ रही सभी को? एक बार निकाल के। हेलो, हाँ जी, कम आ रही? हेलो, आवाज़ देखो आ रही? हेलो, सही है। हेलो, सभी बच्चे लाइव हो जाइए। हेलो सर, थोड़ा इधर घुमाना, मैं हल्का सा। उधर ज़्यादा आ जाता ना। सही है। ठीक ठीक। हाँ, देखिए जो टॉपिक चल रहा था उसी के आगे आज देखेंगे। इसमें जो सेकेंड चैप्टर है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पेपर का नाम है, सेकेंड पेपर है। और सेकेंड पेपर में सेकेंड चैप्टर चल रहा है। सेकेंड चैप्टर में कुछ टॉपिक मैंने बता भी दिए थे कल, उन टॉपिकों के आगे आज देखना है। ठीक है, पीछे मैंने स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा की भूमिका बताई थी और मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ होना, ये बताया था। आज उसी के आगे एक टॉपिक आता है 1813 का आज्ञा पत्र। इम्पोर्टेंट है, आया भी है, कई बार आता भी है। इसको थोड़ा देखेंगे क्योंकि इससे पहले मैंने जो बताया था आपको स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा, तो इसकी जिक्र हो चुकी थी, आपको बता भी चुके थे मैं। क्योंकि इसमें बौद्धिक युग में, वैदिक युग में और मुस्लिम युग में और आधुनिक युग जो जिसे कहते हैं अंग्रेजों के द्वारा आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ होना, ये सारी चीज़ें बता दी गई थी। वैदिक युग में गुरुकुलों द्वारा और बौद्ध युग में बौद्ध मठों द्वारा, मुस्लिम युग में मदरसों द्वारा शिक्षा का प्रारंभ होना। उसके बाद मिशनरी आए, तो पूछा जाता है प्रश्न, मिशनरियों ने सर्वप्रथम कौन लोगों ने विद्यालयों की स्थापना की? तो ध्यान रखना, डचों ने।
डच के बाद डेन भी है, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज। अंग्रेज़ों ने मुख्य केंद्र माना था बंगाल को। इसके बाद कई विद्यालयों की स्थापना की और आधुनिक शिक्षा का आरंभ किया। ग्रांट को आधुनिक शिक्षा कहा जाता है क्योंकि चार्ल्स ग्रांट तो आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कहे गए, ये मैंने बताया था। और इसकी विशेषताएं, ये सारे टॉपिक हो चुके थे। विशेषताओं में कक्षा शिक्षण का प्रारंभ होना, श्रेय इन्हीं को जाता है। अंग्रेजी भाषा का अनिवार्य रूप से पढ़ाना विद्यालयों में, ये भी इन्हीं का श्रेय है। और साहित्य पर विवाद हुआ। फारसी, अरबी और संस्कृत में पर जो मिशनरी थे ये अंग्रेजी भाषा को वरीयता देते थे और भारतीय विद्वान थे अपनी भाषा को वरीयता देते थे। तो इसमें विवाद हुआ। उस विवाद को सुलझाने के लिए एक आज्ञा पत्र आया, 1813 का आज्ञा पत्र। क्या आया? 1813 का आज्ञा पत्र। इस आज्ञा पत्र में ब्रिटिश पार्लियामेंट में 20 वर्षों के लिए रखा गया ये। तो इसमें थोड़ा समझना है इस टॉपिक को, उसके बाद में इसका विवाद कैसे हुआ और इसका कारण क्या रहा। ये 3 टॉपिक हैं, तीनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार आते भी हैं एग्जामों में, इसको थोड़ा समझना है। तो इसमें क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्षों के पश्चात क्या कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्ष, कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष। 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया गया था। 20 वर्षों के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, द्वारा पुनरावर्तन किया गया था। इस उद्देश्य से 1813 में संसद के समक्ष एक आज्ञा पत्र रखा गया। आज्ञा पत्र रखा गया। आज्ञा पत्र रखने का उद्देश्य यही था जो 1813 के आज्ञा पत्र में शिक्षा प्रसार का उत्तरदायित्व सर्वोच्च रखा जाए। शिक्षा प्रसार का उत्तरदायित्व सर्वोच्च रखा जाए, किसमें? 1813 के आज्ञा पत्र में कहा गया था। तो ये चीजें आपको थोड़ी समझनी है। इसके उद्देश्य में इसका विरोध भी हुआ, क्योंकि विरोध पाश और प्रास जो है और पश्चात, इनमें विवाद हुआ। इनमें विवाद साहित्य पर हुआ, अंग्रेजी भाषा से लेकर संस्कृत भाषा से लेकर अरबी फारसी भाषा से लेकर, ये विवाद 20 वर्षों तक चला। 20 वर्षों के बाद पर जो चार्ल्स ग्रांट थे, शिक्षा का प्रसार करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई, इसलिए आधुनिक कहा जाता उनको। तो 1813 में सबसे पहले 20 वर्षों के लिए एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा प्रसार करना। इसमें एक कारण ये रहा, इसका विरोध भी हुआ परंतु ग्रांट को सफलता हुई। इसमें लिखना चाहे लिख सकते हैं, इसका विरोध भी हुआ परंतु ग्रांट को सफलता मिली। क्योंकि इस आज्ञा पत्र का विरोध होने के साथ साथ चार्ल्स ग्रांट को इसमें सफलता प्राप्त हो गई। सफलता प्राप्त होने के बाद में आज्ञा शिक्षा प्रसार के उत्तरदायित्व को सर्वोच्च रखा गया है। 1813 के आज्ञा पत्र में शिक्षा के प्रसार, जो शिक्षा का विस्तार प्रसार करने के लिए उसको सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसमें कारण निकले। कारण कौन कौन से थे? कारण सीधा सिंपल था, जो 1 लाख रुपए की धनराशि थी वो किस शिक्षा पर व्यय की जाए या खर्च की जाए।
एक कारण तो ये था सीधा सीधा। दूसरा कारण ये रहा, भारतीय विद्वानों को कैसे रखा जाए, और तीसरा साहित्य का आशय क्या समझा जाए। तो ये तीन कारण इसके रहे। तो 1813 के आज्ञा पत्र में शिक्षा प्रसार के उत्तरदायित्व को सर्वोच्च स्थान मिला या रखा गया, ये भी इसको रखना, शिक्षा प्रसार को सर्वोच्च स्थान मिला। तो ये ध्यान रखना, 1813 में शिक्षा प्रसार का उत्तरदायित्व सर्वोच्च रखा गया। ये भी समझना है, क्योंकि इसमें कारण तीन रहे। तीन कारण वही थे, 1 लाख रुपए की राशि का व्यय किस प्रकार किया जाए, एक कारण ये रहा। उसके बाद में भारतीय विद्वान के अंतर्गत किन किन विद्वानों को रखा जाए, दूसरा कारण ये रहा। और तीसरा कारण ये रहा, साहित्य शब्द का क्या आशय समझा जाए। साहित्य शब्द का क्या आशय समझा जाए। साहित्य शब्द मतलब साहित्य जो भाषा है वो अंग्रेजी में या संस्कृत में, फारसी में, अरबी में, किस में पढ़ाई जाए शिक्षा भारतीयों को, ये आशय रहा। तो यहीं से प्रश्न पर विवाद हुआ। उन प्रश्नों पर विवाद, दो प्रश्न आते हैं, एक आता है पाश और एक होता है पश्चात। ये विवाद आया। इन विवादों का कारण रहा, इसमें सिंपल सी बात एक थी, क्योंकि 1813 के आर्टिकल जो धारा 43 थी, धारा 43 में ये कहा गया, क्योंकि जो साहित्य है किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, अंग्रेजी भाषा में या अरबी भाषा, संस्कृत भाषा, फारसी भाषा, इस पर विवाद रहा साहित्य पर। ये कारण इसका रहा मुख्य। और जो पैसा 1 लाख शिक्षा पर दिया गया था वह किस प्रकार खर्च किया जाए, किस शिक्षा पर किया जाए, कैसे किया जाए। तो इस पर प्रश्नों पर विवाद खड़ा हुआ। इन प्रश्नों पर विवाद खड़ा होने का कारण एक रहा, और ये रहा भारतीय विद्वानों को कैसे रखा जाए, ये भी एक कारण रहा। तो इसके कई कारण रहे, तो अब इसमें थोड़ा समझना है। तो ये तो 1813 का आज्ञा पत्र में सीधा सी सिंपल बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्षों के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया गया था। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। एक तो बात ध्यान रखना, किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये ध्यान रखना। उसके बाद में इस उद्देश्य से 1813 में संसद के समक्ष एक आज्ञा पत्र रखा गया। इसका विरोध हुआ, परंतु ग्रांट को सफलता मिली या सफलता प्राप्त हुई। चार्ल्स ग्रांट जो थे शिक्षा के क्षेत्र में, 1813 में शिक्षा प्रसार का उत्तरदायित्व सर्वोच्च रखा गया, क्योंकि 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसमें शिक्षा प्रसार, ये शिक्षा प्रसार को सर्वोच्च रखा गया। अब इसका कारण बना, कारण बनने का कारण यही था। 3 कारण मुख्य रूप से आते हैं। 3 कारणों को अच्छे से ध्यान रखना है। इस पे बहुविकल्पी या लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और बन जाते हैं, कई बार प्रश्न आए भी हैं। कारण का सीधा सीधा एक उद्देश्य था
जो शिक्षा है, जो 1 लाख रुपए शिक्षा पर दिए गए वो किस प्रकार खर्च किए जाएं। पहला कारण आपको याद रखना है, 1 लाख रुपए की धनराशि किस प्रकार खर्च की जाए, पहला कारण। उसके बाद में भारतीय विद्वानों को कैसे रखा जाए, और तीसरा कारण साहित्य शब्द का आशय क्या समझा जाए। साहित्य शब्द का आशय क्या समझा जाए, इसका सीधा सीधा मतलब ये है, साहित्य शब्द जो पढ़ाने का तरीका था, लैंग्वेज थी, वो अंग्रेजी, क्योंकि मिशनरी अंग्रेजी को अनिवार्य रूप से विद्यालयों में पढ़ाना, उसके बाद में ईसाई धर्म का प्रचार करना, ये अनिवार्य रूप से था। क्योंकि उसके साथ साथ गणित है, विज्ञान है, व्याकरण है, इतिहास है, भूगोल है, इस पे भी विस्तार हुआ मिशनरियों द्वारा। पर जो अनिवार्य रूप था अंग्रेजी भाषा का, और ईसाई धर्म में एक मैंने बताया थी शाखा कौन थी, कैथोलिक धर्म, उसका विस्तार जो होता है उसका कारण यही है, क्योंकि वहीं से प्रश्नों पर विवाद खड़ा हुआ, और जब प्रश्नों पर विवाद खड़ा हुआ तो वहां से निकल के आया पश्चात विवाद। क्या निकल के आया, प्राश्य और पश्चात विवाद। इसमें मतलब भारतीयों लोगों द्वारा और मिशनरियों द्वारा विवाद खड़ा हुआ। विवाद खड़ा होने का कारण यही था, 3 कारण थे। जो साहित्य है उसका आशय क्या समझा जाए, उसके साथ साथ आपको जो धनराशि दी गई है 1 लाख रुपए की, वो किस शिक्षा पर खर्च की जाए, और उसके साथ साथ भारतीय विद्वान के अंतर्गत किन विद्वानों को रखा जाए, ये इसका आशय सेम था। तो अब यहाँ पर प्रश्न आता है नेक्स्ट, प्राश्य पश्चात विवाद। क्या आता है, प्राश्य और पश्चात विवाद। इसको समझना है सभी लोगों को, देखना है इधर। प्राश्य और पश्चात विवाद में 1813 के आज्ञापत्र की धारा 43 में, किसमें, 1813 के आज्ञापत्र की धारा 43 में भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी को दे दिया गया। किसको दे दिया गया, कंपनी को दे दिया गया। क्योंकि 1813 के आज्ञापत्र में धारा 43 के अंतर्गत भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व जो था कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे कहते हैं, कंपनी को दे दिया गया, एवं उसे उनकी शिक्षा पर प्रतिवर्ष कम से कम, एवं उनकी शिक्षा पर प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया गया। ये विवाद की बात कर रहे हैं, कितने रुपए, 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान किया गया कंपनी के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ किंतु इसमें इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया, क्यों ये पैसा किस शिक्षा पर खर्च किया जाए, क्योंकि विवाद इसमें था भारतीयों का और मिशनरियों का, क्योंकि साहित्य से संबंधित था। पैसा मिला, कैसे खर्च किया जाए ये स्पष्टीकरण नहीं था, और भारतीय विद्वानों को कैसे रखा जाए ये भी स्पष्ट नहीं हो रहा था। उसके साथ साथ साहित्य था, साहित्य के अकॉर्डिंग भाषा कैसी पढ़ाई जाए, अंग्रेजी में या हिंदी में या संस्कृत में या फारसी में या अरबी में, ये कारण रहे। उसके साथ साथ यहीं पर प्रश्नों पर विवाद हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं प्राश्य पश्चात विवाद। क्या कहते हैं, प्राश्य और पश्चात विवाद, भारतीयों का और मिशनरियों का यहां से विवाद हुआ, और यह विवाद 20 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला, 20 वर्षों तक चला। इसका कारण यही था
तो कारण की बात आती है तो कारण में वही 3 टॉपिक आते हैं। मेन कारण 1 लाख रुपए की धनराशि किस प्रकार खर्च की जाए, तो पहला कारण ये आ जाता है इसमें। तो इसमें सिर्फ आपको जो मैंने समझाया है वही आपको लिखना है। इसकी पीडीएफ पूरी उपलब्ध होगी, उस पीडीएफ में आपको पूरा डिटेल दिया होगा, सिर्फ आपको फेयर कॉपी में नोट्स बनाना है, सिर्फ आपको टॉपिक को समझना है। तो 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसमें एक धारा 43 आती है। 1813 की आज्ञा पत्र की धारा 43 में भारतीयों की शिक्षा को किसके अधीन कर दिया गया? कंपनी के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? कंपनी के अधीन। तो 1813 का आज्ञा पत्र की धारा 43 जो शिक्षा का प्रसार था वो कंपनी के अधीन था। किसके अधीन था? कंपनी के अधीन था। कंपनी के अधीन होने के साथ साथ उसमें 1 लाख रुपए की बात थी। एक लाख रुपए कंपनी के अकॉर्डिंग दिया गया, पर स्पष्टीकरण नहीं था पैसा कैसे खर्च किया जाए, किस रूप में खर्च किया जाए। एक ये कारण रहा। उसके बाद भारतीय विद्वानों को कैसे रखा जाए, और तीसरा कारण ये रहा साहित्य का आशय क्या समझा जाए। साहित्य जो लैंग्वेज पढ़ाने का तरीका था वो अंग्रेजी में पढ़ाया जाए या संस्कृत में पढ़ाया जाए, तो वहीं से विवाद खड़ा हुआ। तो उस विवाद का नाम कहते हैं प्राश पश्चात विवाद। ये अब यहीं पर एक प्रश्न बन जाता है, इसी से निकल के आ जाता है इसका कारण क्या था। तो 3 कारण मेन रूप से आपको लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक जैसे आता है इसका कारण क्या समझा जाए। कारण समझने का मुख्य कारण था, कारण में आपको सिर्फ ध्यान रखना है जो 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 में मुख्य 3 कारण थे। पहला कारण वही था 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय किस प्रकार की जाए। सीधा सीधा है 1 लाख रुपए की धनराशि का व्यय किस प्रकार किया जाए, ये कारण रहा। दूसरा कारण ये रहा भारतीय विद्वान के अंतर्गत किन किन विद्वानों को रखा जाए। दूसरा कारण में क्या लिखना है, भारतीय विद्वान के अंतर्गत किन किन विद्वानों को रखा जाए। और तीसरा कारण ये रहा साहित्य शब्द, जो साहित्य शब्द का आशय क्या समझा जाए। ये 3 कारण आपको लिख देना है। तो ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट भी हैं। 1813 का आज्ञा पत्र, उसके बाद में प्राश पश्चात विवाद, ठीक है। 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 में शिक्षा का उत्तरदायित्व किस में समझा गया, कंपनी के अधीन कर दिया गया। कंपनी के अधीन होने के साथ साथ इसमें 3 कारण निकले। 1 लाख रुपए भारतीय विद्वानों को कैसे रखा जाए और साहित्य को क्या समझा जाए। इसी से टॉपिक निकल के आते हैं मुख्य कारण। फर्स्ट कारण, सेकंड कारण और थर्ड कारण आप आसानी से लिख सकते हैं। 1813 के आज्ञा पत्र धारा 43 में मुख्य 3 कारण है। नंबर 1 कारण 1 लाख रुपए की राशि जो है व्यय करने का निर्धारण स्पष्टीकरण नहीं था। दूसरा कारण यही था भारतीय विद्वान के अंतर्गत किन किन विद्वानों को रखा जाए। और तीसरा कारण ये रही साहित्य शब्द का आशय क्या समझा जाए। ये 3 कारण रहे। तो इन टॉपिकों में इतना समझना है। उसके साथ साथ आपको 2 बातें और इसमें देखनी है, क्योंकि पहले जो मिशनरियों द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ वहीं से इसका विवाद शुरू हुआ था। इसलिए यह आज्ञा पत्र 20 वर्षों तक चला। पूछा जाता है कितने वर्षों तक ये चला, 20 वर्षों तक चला। क्योंकि कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्षों के पार्लियामेंट में पुनरावर्तन किया जाता था और विवाद का भी कारण ये 20 वर्षों तक रहा, ठीक है। फिर आगे इसका निस्तारण भी हुआ है, आगे आपको मिलेगा, टॉपिक आएगा। अब उसको थोड़ा और इसमें देखते हैं।
अब इसमें दो टॉपिक और बचते हैं। एक टॉपिक है कलकत्ता मदरसा की स्थापना का उद्देश्य क्या था। इस पे थोड़ी ध्यान रखेंगे, चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक आता है इसी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना का उद्देश्य। इसकी स्थापना कब हुई और किसने की और इसका उद्देश्य क्या रहा, क्यों उद्देश्य इसका पूछा गया है। तो कलकत्ता की स्थापना का सन याद रखना है और किसने की है ये याद रखना है। इसका उद्देश्य ये याद रखना है। इसमें 3 टॉपिक आ जाते हैं। अगर सीधा सीधा पूछा जाता है 1 नंबर में कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई, सन याद रखना है, किसने की ये याद रखना, 2 प्रश्न हो गए। और पूछ सकता है उद्देश्य इसका क्या था। तो 3 प्रश्न इसमें हो सकते हैं। तीनों प्रश्नों को एक ही में कंबाइन करके मैं समझा रहा हूँ। तो 1781 में सन 1781 में तो ये पूछ लिया है स्थापना 1781 में और किसने की, वॉरेन हेस्टिंग ने। किसके द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। ये भी लिखना चाहें। ठीक, आपको याद रखना है कलकत्ता मदरसा की स्थापना का उद्देश्य। तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। तो तारीख ये सन याद रखना है, उसके साथ साथ स्थापना किसने की ये याद रखना है। 2, इसका मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों की सद्भावना। क्या कारण था, उद्देश्य था मुसलमानों की सद्भावना प्राप्त करना। मुख्य उद्देश्य इसका यह था। मेन कारण ये था मुसलमानों की सद्भावना प्राप्त करना तथा मुस्लिम कानून की शिक्षा देकर, किसकी, मुस्लिम कानून की शिक्षा देकर अंग्रेज जजों के लिए सलाहकार तैयार करना। मुख्य उद्देश्य क्या था, मुस्लिम कानून की शिक्षा दी जाए इनको और अंग्रेजों के जो अंग्रेज जज थे उनके सलाहकार तैयार किए जाएं। ये एक कारण था, उद्देश्य था कलकत्ता मदरसा की स्थापना का। तो आपको टॉपिक सीधा समझना है। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। सन 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा मुसलमानों की सद्भावना प्राप्त करना और मुस्लिम कानून की शिक्षा देकर। किसकी शिक्षा, मुस्लिम कानून की शिक्षा देकर अंग्रेज या अंग्रेज जजों की के लिए सलाहकार तैयार करना। ये पूरा टॉपिक आप लिख लेंगे तो मेन टॉपिक सबको समझ लेना है और पीडीएफ में आपको पूरा उपलब्ध होगा, उससे आप नोट कर सकते हैं। सब आपको लिखने की जरूरत नहीं बोर्ड पे। तो 3 टॉपिक इसमें बन रहे हैं। मदरसा की स्थापना कलकत्ता की, सन याद रखना है। एक यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है, कब हुई। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में, अगलोत्तरी में, वॉरेन हेस्टिंग।
उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या रहा, मुसलमानों की सद्भावना प्राप्त करना, एक ये उद्देश्य था इनका। उसके बाद में मुस्लिम कानून की शिक्षा देकर अंग्रेज जजों के सलाहकार तैयार किए जाएं, ये इनके कारण उद्देश्य रहे। ऐसे इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सिंपल से 3 टॉपिक आपको याद रखना है, सन और उसके स्थापनाकर्ता, उसके बाद में इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, क्योंकि मुसलमानों की सद्भावना प्राप्त कर लेना, उसके बाद में कानूनी मुस्लिम कानूनी की शिक्षा दे दें और अंग्रेज जजों के लिए सलाहकार तैयार कर लें, उनका काम हो जाए। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य रहा, तो ये ध्यान रखना इस टॉपिक को, ठीक है। दूसरा टॉपिक और इसमें आता है, अब बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य कौन आता है, बनारस अगला टॉपिक आता है बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य। पूरा टॉपिक लिख लें। अब इसमें भी आपको याद रखना है बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई और किसने की। तो सन 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं की सद्भावना, कलकत्ता मदरसा में मुसलमान लोगों की सद्भावना प्राप्त करना। यहाँ पर क्या है, हिंदुओं लोगों की सद्भावना प्राप्त करना, ये कारण रहा, इसका उद्देश्य रहा। और विश्वास प्राप्त कर कंपनी तथा शासन, जो कंपनी चल रही थी और शासन, उसमें कनिष्ठ पदों पर नियुक्त करना या कार्य करने के लिए भारतीय हिंदुओं को तैयार करना, कनिष्ठ पदों के लिए तैयार करने का एक कारण रहा। तो इसमें सीधा सीधा सिंपल था, जो बनारस संस्कृत कॉलेज स्थापित हुआ तो 1791 में, इस सन याद रखना है। और स्थापना करता थे जॉनथन डंकन, ये भी याद रखना, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो इसमें 2 टॉपिक आपको सीधा सीधा याद रखना है। सन 1791 में एक ये, जॉनथन डंकन द्वारा, ठीक। सन 1791 में किसके द्वारा, जॉनथन डंकन द्वारा। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य सीधा सीधा था, सन 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं की सद्भावना, किसकी, हिंदुओं की। वहां पर मुस्लिम लोगों की, यहाँ पर हिंदुओं की, बस वही कारण है, ये उद्देश्य थे। हिंदुओं की सद्भावना और विश्वास प्राप्त करना, हिंदुओं की सद्भावना और विश्वास प्राप्त करना। और इनका मतलब ये था, कंपनी और शासन के कनिष्ठ पदों पर भारतीयों हिंदुओं को तैयार करना, कनिष्ठ पदों पर भारतीयों हिंदुओं को तैयार करना। तो ये आप इसका कारण रखना। एक तो प्रश्न यहाँ से सीधा पूछा जा सकता है, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। और इसका उद्देश्य में वही लिखना, जैसे यहाँ पर मुसलमानों की सद्भावना प्राप्त करना था, तो इसमें लिख देना हिंदुओं की सद्भावना प्राप्त करना और हिंदुओं लोगों को कंपनी और शासन के कनिष्ठ पदों के लिए तैयार करना। वहाँ पर क्या था, अंग्रेज जजों की सलाहकार के लिए तैयार करना, ठीक है। यहाँ पर कनिष्ठ पदों के लिए उनको तैयार करना, ये इनके कारण रहे। और इसमें टॉपिक आपको को एक कलकत्ता वाला देख लेना, एक बनारस संस्कृत वाला और 1813 का आज्ञापत्र, इसका विवाद और इसके कारण, ये 3 कारण मैंने बता दिए। और इसके बाद में 2 टॉपिक ये हैं। इन सभी की PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी वीडियो समाप्त होने के बाद में। और अपने शेयर कॉपी में नोट्स डेली का डेली बनाना है और उसको तैयार करना है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का
जितना कोर्स चल रहा है वो आपको डेली का डेली तैयार करना है। और ये जो पेपर चल रहा है, सेकेंड पेपर चल रहा है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक है, बड़ा टॉपिक नहीं है। और आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उसको डेली का डेली आपको फेयर कॉपी पर तैयार करना है और वीडियो आपको बार बार देखना है। अक्सर लाइव क्लास ज़्यादा देखा करो। लाइव क्लास देखने से क्या आता, सीधा सीधा टॉपिक आपको पता चलेगा। अब जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इसमें 3 टॉपिक मैंने शुरू में बताए। 1813 का आज्ञापत्र, वो याद रखना है, कैसे इसका विस्तार किया गया। उसके बाद में प्राश और पश्चात विवाद का जन्म कैसे हुआ, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसका मुख्य कारण क्या रहा, 3 कारण रहे, ठीक है। 3 कारण सिंपल से 1 लाख रुपए की धनराशि किस प्रकार शिक्षा पर खर्च की जाए और भारतीय विद्वानों को कैसे रखा जाए। उसके बाद साहित्य शब्द का आशय क्या समझा जाए। उसके बाद में कलकत्ता मदरसा की स्थापना, ये याद रखना है। उसके बाद में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य, ये आपको याद रखना है। इन टॉपिकों को तैयार कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर से दूसरे दिन हम नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे उस टॉपिक को, ठीक है। ओके, बाय।